Hello students, let's discuss the answer key of PA1. सो ये मैं फ़र्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ 25 क्वेश्चंस अबाउट इसमें सॉल्व मैंने कर दिए हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं और द नेक्स्ट 25 वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. ओके, सो लेट्स लॉग इन. Yes, the first question is solution prepared by dissolving 1.25 gram of oil of wintergreen in 99 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो सोल्यूट आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, उसका वेट कितना है 1.25 और आपका जो बेंजीन है दैट इज़ सॉल्वेंट वो कितना है 99 ग्राम एंड हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 डिग्री सेल्सियस. अब ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80.31. डिटरमाइन द मोलर मास. तो आपने मोलर मास फाइंड करना है सोल्यूट का और प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है 80.10 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो आपको यहाँ पे लेट्स सी कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. सो हियर इज़ द सॉल्यूशन. Here is the solution. W2 is 1.25, W1 is 99, TB is the boiling point of solution, TB naught is the boiling point of solvent. तो दोनों को माइनस करके डेल्टा TB आ जाएगा. तो मैंने एक ही फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मोलैलिटी इंटू KB वाला, तो सारे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके मॉलिक्यूलर मास जो है डिटरमाइन कर दिया. इट कम्स आउट टू बी 152.11 ग्राम. तो आप अच्छे से देख लीजिए और सिमिलरली आप भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. So let's see the next question. A solution of glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol in 1000 ग्राम of water. अब 1000 ग्राम of water लेकर उसमें हमने कुछ ग्लिसरॉल डिज़ोल्व करा है ना, कुछ मास डिज़ोल्व करा. इसका मतलब हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल यानी कि W2 फाइंड आउट करना है, राइट. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.42 है. मास ऑफ ग्लिसरॉल हमने फाइंड करना है, KB गिवन है और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, वो ऊपर दे रखा. ठीक है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 92. तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है. तो ये रहा आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा 92 ग्राम पर मोल. W2 फाइंड करना है, W1 1000. ठीक है, TB आपको दे रखा है, TB नॉट नहीं दे रखा. अब क्या होता है कि वो कंसिडर करके चलते हैं कि जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑलरेडी पता है. सो इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, KB विल बी 0.512. ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करके आप सॉल्व कर सकते हैं एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 75.46 ग्राम, राइट. हाँ जी, तो आंसर आपका ये होगा. ऊपर था ऑप्शन नहीं. उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाएगा 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. अननोन है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बोलेंगे. 15 ग्राम है, वो आपको W2 दे रखा है. इट वाज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, W1 भी पता है. एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.34. तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है बट डेल्टा TF नहीं दे रखा. तो अगेन यहाँ पे क्या सपोज करा जाता है कि आपको ऑलरेडी जो है फ्रीजिंग पॉइंट पता है. ठीक है, आई हैवंट सॉल्व. तो यहाँ पे बेटा, हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, डेल्टा TF तो आप फाइंड कर लोगे. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में से -0.34 डिग्री सेल्सियस को माइनस करके. ठीक है, एंड डेल्टा TF कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस. बट द प्रॉब्लम इज़ आपको यहाँ पे KF चाहिए और KF मैंने नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने 1 मार्क आपको जो है ग्रेस दी है टेस्ट में. ठीक है, तो फिर भी ट्राई कर लेना इसको. ओके, द नेक्स्ट इज इफ़ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन. अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं देन क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाती है. बट अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाएंगे तो सॉल्वेंट लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में मूव करता है एंड इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस. नेक्स्ट, द लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आपके पास
मिक्सचर है जो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करता जा रहा है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, तो उसको आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोलैलिटी विल बी सेम टू मोलैरिटी व्हेन द डेंसिटी इज़ 1। अगर बेटा डेंसिटी 1 है किसी सॉल्वेंट की, तो डेंसिटी 1 होने से क्या होगा, वॉल्यूम और वेट दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आपकी मोलैलिटी एंड मोलैरिटी सेम हो जाएंगी। बट एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी ज़रूरी नहीं है कि डेंसिटी आपने 1 ली और हमेशा इक्वल हो गई। उसके लिए आपका जो सोल्यूशन है इट शुड बी वेरी डाइल्यूट, क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो हम लोग सोल्यूट का वेट नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो तब आपका W1 वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा और मोलैलिटी की वैल्यू सेम आ जाएगी। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन शोज डैश डेविएशन। तो एसीटोन और बेंजीन को मिक्स किया तो कौन सी डेविएशन आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो बेटा एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि ये जो है आपके पास एसीटोन का फॉर्मूला, ये दो एसीटोन अगर आपने लिए तो वो आपस में कौन सी इंटरेक्शन करते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन करते हैं, है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। और जब हमने इसको बेंजीन में मिक्स किया तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एसीटोन, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में एक बेंजीन आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं द डेविएशन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे सारा ही सॉल्व कर दिया, मतलब उन्होंने 1 मोलर बोल दिया, मतलब सीधे ही मोलैलिटी की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है। हमने 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का, उसको हीट किया बॉइलिंग पॉइंट तक, एंड द सॉल्यूशन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस 100.18। हमने वॉन्ट होप फैक्टर को डिटरमाइन करना है, के भी हमें दे रखा है। सो लेट्स सॉल्व इट। मोलैलिटी 1 है, जब आपको वॉन्ट होप फैक्टर की बात कर देते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। तो KB पता था, मोलैलिटी पता थी, डेल्टा TB क्या था, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हमें पता था। तो सिंपल सा था, सॉल्व करके डिवाइड करके आंसर आपका 0.35 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डैश व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन इट। तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में एक्सप्लेनेशन के साथ पूछ लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना भी है, अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा तो वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बिकॉज इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। तो सरफेस एरिया कवर हो गया, इवेपोरेशन का रेट कम हो गया, तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही आएगा, ठीक है। सो इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। हमने 2 लिक्विड को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल सॉल्यूशन था वो कम हो गया। अब कम तभी होता है जब इंटरेक्शंस X और Y में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होंगे तभी वॉल्यूम रिड्यूस हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब जब वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो एनर्जी तो रिलीज़ करेंगे ही, है ना। एनर्जी अगर रिलीज़ करेंगे तो हीट की फॉर्म में करेंगे और टेम्परेचर डेफिनेटली क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर वुड राइज। नेक्स्ट, व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है ना। अगर कंसंट्रेशन बेटा उसकी कम है तो क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर कंसंट्रेशन है वो कम है, तो बाहर से जो वाटर फ्लो है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड सेल के इनसाइड एंटर करते जाएंगे, जिसके कारण आपका जो ब्लड सेल है वो क्या कर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है, और बर्स्ट भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है, एक ऐसा एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है।
तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का बेटा क्या रिलेशन है? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सो इट मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. तो वेपर प्रेशर कम होने से कौन सी डेविएशन आती है? इट विल बी द नेगेटिव डेविएशन. तो अगर वेपर प्रेशर कम है तो डेविएशन कौन सा होगा? नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. 100 mg of a protein is dissolved in just enough water to make 10 ml solution. प्रोटीन है 100 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना. वॉल्यूम 10 ml दे रखा है और ऑस्मोटिक प्रेशर 13.3 mmHg आ रहा है. तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन कितना होगा? हाँ जी. तो यहाँ पे देखो बेटा एक चीज़ है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 13.3 mmHg दे रखा है. तो इसको पहले आपने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है. वाई? बिकॉज ये जो आप आर की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना, आप हमेशा क्या लेके चलते हो? 0.0821. तो इसकी वैल्यू यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरी कर जाती है. ठीक है. तो इसीलिए आप क्या करोगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी यूनिट्स में दिया हो आप उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे. ठीक है. अगर mmHg में दिया तब भी 760 से डिवाइड कर दो. अगर आपका उसमें दे रखा है टॉर में दे रखा है तब भी 760 से डिवाइड कर दो तो वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. वेट को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा, वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा. तो सारी कन्वर्जन्स करने के बाद तो फॉर्मूला सिंपल ही है, पाई इज इक्वल्स टू CRT. और C का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द कंसनट्रेशन W2/M2 इंटू वॉल्यूम. तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर दी एंड मॉलिक्यूलर मास वो आ गया 13980.45 ग्राम. ठीक है. अपनी कॉपी पे इसको, जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई होगी न्यूमेरिकल्स को, तो इसको देखकर आप वीडियो को पॉज करके जो सॉल्यूशन है वो नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में इतनी कंफर्टेबल क्यों होती हैं? कंफर्टेबल मीन्स कि उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है. तो इसका मतलब कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा. और आपको पता ही है कि जो गैसेज हैं जब किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होती हैं तो टेम्परेचर हाई करने पे गैसेस जो हैं वो सॉल्वेंट से स्केप आउट हो जाती हैं. और जब टेम्परेचर लो होता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इसीलिए वार्म वाटर में वो कंफर्टेबल नहीं होती. नेक्स्ट, व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 65 ग्राम ऑफ वाटर. NaCl सोल्यूट है, W2 पता करना है, 65 ग्राम W1 दिया है. फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हो रहा है? 7.5 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा TF डायरेक्टली दिया है. KF भी दे रखा है. ठीक है. वॉन ऑफ फैक्टर भी दे रखा है 1.87. NaCl क्या करता है बेटा? डिसोसिएशन और एसोसिएशन. इट विल डिसोशिएट. तो यहाँ पे आप डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा सकते हो. आई भी साथ में आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है. तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है? W2. तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो और सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो. राइट. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, ये आपका हेनरीज लॉ का बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. इफ़ नाइट्रोजन गैस इज़ बबल्ड थ्रू वाटर. होप मेरे को लगता है कि काफ़ी बच्चों को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई होगी. ठीक है. तो अभी ध्यान से देखना. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would be dissolved in 1 liter of water? तो बेटा जब नाइट्रोजन को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, किसी गैस को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करना मतलब हेनरीज लॉ लगेगा, है ना. तो आपको 1 लीटर वाटर दे रखा है. तो अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो 0.987 बार है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वो भी दे रखा है 76.48 किलो बार. तो इसको किलो बार को पहले बार में ज़रूर कन्वर्ट करना, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा. अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये रहा. सबसे पहले ये चीज़ ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना. N2 का प्रेशर दे रखा था, KH भी हमें दे रखा था लेकिन किलो बार में था तो हमने उसको बार में चेंज कर लिया. और आपकी मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई? 0.0129 इंटू 10⁻³ ये आपकी आ गई मोल फ्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, अगर तो मोल फ्रैक्शन पूछते तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आंसर निकल जाना था. बट उन लोगों ने पूछ लिए नाइट्रोजन गैस के मोल्स, तो आप कैसे फाइंड करोगे? अब बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना.
तो नाइट्रोजन के मोल पता थे, सॉरी मोल फ्रैक्शन पता थी, वो लिख दी। नाइट्रोजन के मोल हमने फाइंड करने हैं। नीचे डिनोमिनेटर में भी नाइट्रोजन के मोल हैं, उसको Na लिख रही हूँ मैं। वाटर के मोल्स कैसे पता चले? वाटर दिया था 1 लीटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वेट कितना हो गया 1 kg, और 1 kg का अगर आपने मोल्स निकालने हैं तो 1 kg इज़ 1000 ग्राम। वेट को मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिवाइड कर दो, 1000 को 18 के साथ डिवाइड कर दो, मोल्स कितने आ जाएंगे 55.5। तो सॉल्व करने के लिए इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो इजी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को कट करके 1 आ गया। अगर आप नहीं करते हो तो फिर लेंथी कैलकुलेशन चला जाएगा। तो आप ध्यान से देख लो इसके बाद में कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा आपसे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, और जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपके कैलकुलेट करके आएंगे उसको बाद में मिली मोल्स में भी कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज दे वर आस्किंग अबाउट द मिली मोल्स। क्लियर हो गया जी इतना? Next, a solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. 10 ग्राम आपका सोल्यूट है, W2 पता है, W1 भी पता है, 200 है। वेपर प्रेशर कितना है 31.88, है ना। वेपर प्रेशर किसका बता रखा है? सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है 32 mm ऑफ Hg। फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, PA0 माइनस PS ओवर PS इज इक्वल्स टू N2 ओवर N1। ये मैंने फॉर्मूला वो यूज़ किया जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। आप भी ये प्रेफर करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो PA0 पता है, PS पता है आपको, ठीक है। N2 क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिर्फ M2 नहीं पता, बाकी सारी टर्म्स पता है। तो वैल्यू फिल करके यहाँ पे 179.1 ग्राम आ जाएगा। Next, a 12% solution of cane sugar is isotonic with 0.877% solution of substance X. Find the molecular weight of X. अब यहाँ पे बेटा आइसोटोनिक दो सॉल्यूशन बता रखे हैं, एक शुगर का है, केन शुगर का, और वो 12% है। दूसरा क्या है? दूसरा किसी X सब्सटेंस का है, हमें नहीं पता किसका है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.877। तो हमने इसी को फाइंड करना है कि ये कौन सा सब्सटेंस है। तो आइसोटोनिक के लिए आप सॉल्यूशन में यहाँ पे ये सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो। आइसोटोनिक मतलब दोनों का जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। π1 विल बी इक्वल टू π2। आर तो दोनों के लिए सेम होगा, टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम रखा हुआ है, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला दोनों साइड पे लिख लिया। फर्स्ट वाले का वेट हमें पता था 12 ग्राम, क्योंकि केन शुगर थी तो मॉलिक्यूलर मास भी पता था 342, वॉल्यूम भी 100 ml हमें पता था, ठीक है, क्योंकि 12% का मतलब क्या होता है 12 ग्राम इन 100 ml। राइट साइड पे हमें वेट तो पता था, वॉल्यूम भी पता था, बट मास नहीं पता था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास आपका अबाउट 25 आ जाएगा। और बहुत से बच्चों ने इसको करेक्ट सॉल्व किया है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B एट दिस टेम्परेचर आर 450 एंड 700। दो लिक्विड हैं, दोनों का वेपर प्रेशर बताया और टोटल वेपर प्रेशर भी बता रखा है 600। तो कहते बताओ किसको कितना मिक्स किया, है ना। तो कंपोजिशन यानी कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी। अब क्योंकि XA और XB हमें दोनों पता करने हैं, तो XB को मैंने लिख लिया 1 माइनस XA, और इक्वेशन को ऐसे ही आप सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? XB का 0.6, तो XA का कितना आ जाएगा? 0.4। सो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 milligram of a gene fragment in 35 ml of water has osmotic pressure this, determine molecular mass। अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अगेन बेटा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर उन लोगों ने टोर में दे रखा है, तो टोर को आपने क्या करना है? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग विथ 760। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, पाई इज इक्वल्स टू CRT, सारी वैल्यूज़ गिवन थी, सिर्फ M2 नहीं पता था, वो फाइंड आउट करना है। बाकी मिलीग्राम दे रखा है, उसको ग्राम में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना। तो सिमिलरली आप देख लो, ध्यान से देख लेना, सॉल्यूशन सॉल्व करके मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 14193। ओके जी। नेक्स्ट आ जाएगा इन अ रिएक्शन दे रखी है, कंसनट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम, कंसनट्रेशन A की 0.5 से 0.3 हो गई, टाइम लगा 10 मिनट्स, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम।
मैंने सेकंड में भी निकाल दिया, मिनट्स में भी निकाल दिया है, और कॉफिशिएंट उसका 2 था रिएक्टेंट का, तो उसके साथ डिवाइड कर दिया है। तो आप देख के यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, 0.01। यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वो तो इजी है, सिर्फ पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। किसी रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो जाती है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313। T1 पता लग गया, T2 पता चल गया, ये भी बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई, इसका मतलब K1 कुछ भी कंसिडर कर लो, K2 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो T1 T2 बता दिए, K1 को लेट कर लिया, K2 4 टाइम x हो गया, तो फॉर्मूला ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा जो कैलकुलेशंस करते हो ना, बिल्कुल इन द एंड करनी है सारी की सारी। कुछ टर्म्स जब आप पहले सॉल्व कर लेते हो, कुछ बाद में सॉल्व कर लेते हो ना, एरर आएगा, बहुत एरर आएगा। तो उस एरर को प्रिवेंट करने के लिए आप बेटर क्या करो, सारी कैलकुलेशंस को इन द एंड किया करो, फिर एरर नहीं आता, ठीक है, आंसर में। होप आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ के दिस। के की वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी पता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे के की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। इसका मतलब इस बार दोनों के की वैल्यू दे रखी है, T1 भी दे रखा है, लेकिन T2 आपने फाइंड करना है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, T1 10 था, T2 फाइंड करना है, K1 और K2 दोनों गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है 60 किलो जाउल, तो इसको जाउल में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना, गलती मत करना। और बाकी आपने सिंपल यहाँ पे इक्वेशन लगा दी और आपका सॉल्यूशन, ये मैंने ऊपर कट किया, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन एंड इन द एंड आंसर आ रहा है आपका 24.2 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, तो टी हाफ बताना है। बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। रेट कांस्टेंट तो हमें दिया ही नहीं है, वो पता होगा तो टी हाफ पता करेंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है दैट इज़ टू कैलकुलेट द टी हाफ, सॉरी के। तो फर्स्ट सिचुएशन को यूज़ करके आप के निकालोगे, ओ सॉरी, अच्छा इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, चलो इसका मैं बता देती हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे हाँ जी टाइम दिया 40 मिनट, यहाँ पे आप फॉर्मूला बेटा लगा सकते हो, के इज़ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए आप 100 ले लेना, 30% तो निकल गया, तो ए माइनस एक्स रह जाएगा 70, टाइम 40 मिनट है, तो के आ जाएगा, बाद में के की वैल्यू फिल करके टी हाफ निकाल लेना, 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेके आते हैं।